नमस्कार सभी को। आइए देखिए, आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस चेंज किया है, तो वो भी किसका आज डिस्कशन करेंगे अपन, केमिस्ट्री का। तो दोनों पेपर में आपके दो पेपर होते हैं आपके स्कूल लेक्चरर में, दोनों में चेंजेस किया है। और आज अपन केमिस्ट्री वाला जो है पेपर, इसको डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या चेंज किया है क्या नहीं किया है, यानी किसको जोड़ा है किसको भाई हटाया वहां से। तो देखो, हटाया तो ज्यादा कुछ नहीं, जोड़ा ही है। और जोड़ा भी ज्यादा कहाँ है आपके, देखो तीन पोर्शन होते हैं आपके, एक 12th लेवल पे, और एक है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, और एक पीजी लेवल पर। तो तीनों ही जो लेवल हैं उनमें से पीजी लेवल पर आपके टॉपिक ज्यादा जोड़े हैं बजाय 11th और जो ग्रेजुएशन, सॉरी, बजाय 12th और आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके। तो देखिए, अपन आज डिस्कशन करते हैं। जो चीज नई ऐड हुई है उसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया बिल्कुल, और जो वहां से हटाई है उसको मैंने एक ग्रीन पेन से लिख दिया है, तो वो हटा दिया है। और बाकी जो आपकी हाईलाइट कर रखी है, जहां जहां हाईलाइट कर रखा है इसका मतलब वो नया टॉपिक आपके जोड़ा है। तो देखिए, आज इसी क्रम में अपन सिलेबस डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये आपकी केमिस्ट्री का है पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में देखो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल का, किसका, सीनियर सेकेंडरी लेवल का देख रहे हैं अपन। और सीनियर सेकेंडरी लेवल का देखिए आप, सीनियर सेकेंडरी लेवल का सबसे पहला टॉपिक है अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसमें देखो ना तो कुछ जोड़ा है और ना ही कुछ हटाया है। जो आपके एनसीईआरटी में पहले था 11th क्लास में, वो टॉपिक ऐसे कैसे ही रखा बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया। वैसे देखो ये वाले जो है ना आपके एनसीईआरटी में, ये ये नीचे वाला एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड, ये आपके पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एस पी डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वैसे आपके 11th क्लास में एक तो चैप्टर नंबर 2 है, दो तो कौन सा है, ये बचा हुआ है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। और तीसरा चैप्टर आपके ये है जिसमें गुणों में आवर्तता करके ऐसे है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एसपीडी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे दो चैप्टर मिला के हैं देखा जाए तो, जो एनसीईआरटी वाले दो चैप्टर है ना। तो देखो एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल एकदम ऑन टिप्स होनी चाहिए, बिल्कुल एनसीईआरटी तो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। और एनसीईआरटी भी कौन सी काम करेगी आपके पास, पुरानी बुक्स से वो, अभी जो नई बुक्स चल रही है ये काम नहीं करेगी भाई। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हटा रखे हैं, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी चलती थी उसमें सारे टॉपिक थे और वो यहाँ दे रखे हैं। तो पहले जो ये पहली यूनिट है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली, इसमें कोई चेंज नहीं है। वैसे तो दो यूनिट हो गई एक तरीके से 11th क्लास की, तो पर अपने जो मेंशन कर रखा है सिलेबस में वो एक ही यूनिट है। अगला देखो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी पहले नहीं था, ये 2022 में ऐड किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं था, 2022 में ऐड किया है। लेकिन अब ये जो 2025 वाली वैकेंसी है आपकी, 2025 वाली जिनकी एग्जाम कब लगेगी, 2026 में, जून के आसपास बता रखा है, मतलब जून वाली डेट दे रखी फिक्स आसपास भी का। तो इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले से था। अब इसमें कौन सी चीज ऐड की है, देखो इसमें एक ये अलग से ऐड कर दिया आपकी, ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना आपकी, ये वाला नया ऐड कर दिया। और इसमें क्या है, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी चलती थी ना, उसमें जैसे अपने एक तो 12th क्लास में नाइट्रोजन फैमिली थी, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और एक आपके जो इनर्ट गैस वाले हैं, अक्रिय गैस वाले, यानी इनर्ट गैस फैमिली। तो उसमें से जैसे ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली है, इनकी कुछ कंपाउंड दे रखे थे, जैसे HNO3 वगैरह है आपकी, ऐसे मान लो आपके अमोनिया वगैरह है, ऐसे फॉस्फोरस वगैरह है, उसके टाइप्स वगैरह ऐसे दे रखे थे अपने। तो वो वाले कंपाउंड, अब पहले तो अपन क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे, पहले दे ही रखा, फिर भी पढ़ते थे, थोड़ा बहुत रिएक्शंस वगैरह आती थी। अब उसने स्पेशल मेंशन कर दिया। अब देखो एक चीज तो आपको ये क्लियर कर दूं मैं इसमें, कि भाई जो सिलेबस है ना, पहले तो इसको शॉर्ट में लिख रखा था, अब इस सिलेबस को क्या कर दिया, खोल के लिख दिया। तो जो अच्छे टीचर हुआ करते थे ना, वो तो इसको पहले भी भाई शॉर्ट में लिखा हुआ था, पर लेकिन वो फिर भी 20-30-40% क्राइटेरिया बढ़ा के चलते थे। तो बच्चे भी कहते थे, कुछ टीचर्स ऐसे विरोधी टीचर्स होते हैं, वो भी ऐसे कहते थे कि अरे वो तो बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, वो टीचर्स तो ऐसे लिखवाते हैं, बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, बहुत पढ़ने भरवाते हैं, इतने क्या पढ़े थोड़ी जाते हैं। अब वो उस हिसाब से पढ़ाते थे, क्वेश्चन तब भी आते थे। अब इसको खोल दिया ऐसे, जैसे वो पढ़ाते थे ना, ऐसे खोल दिया बिल्कुल, कि टॉपिक बिल्कुल स्पेशल मेंशन कर दिया। पहले शॉर्ट में लिख दिया, अब उसको खोल दिया। बस उससे तो फायदा है ना कि खोल के लिख दिया, तो अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। अब पहले तो ऐसे था ना कि भाई शॉर्ट में लिख दिया, अब कैसे पढ़े इसको, छोड़े पढ़े। अब अच्छे टीचर है वो तो पढ़ाते थे। और आजकल देखो आरपीएससी का लेवल देखो, अब
खतरनाक लेवल चल रहा है। अभी कल ही आपके पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, उसमें मात्र 6 बच्चे पास हुए, 226 जगह थी, 226-25 ऐसे बता रहे हैं, उसमें आपके 6 बच्चे पास हुए पूरे राजस्थान में 75,000 बच्चों में से। तो अब देख लो कितना स्टैंडर्ड बढ़ा रखा है, ये 6 ही बच्चे हैं। आरपीएससी का स्टैंडर्ड तो क्या मतलब भाई, एक तरीके से जानबूझ के बच्चों को फेल करना रहे, फेल तो कोई कर सकता है ना। आप पेपर बना दो, किसी के लिए बना दो, आप किसी टीचर्स के लिए बना दो, अरे जो पेपर सेटर उसके लिए बना दो, आप कहीं से बना दो, तो ज्ञान का तो अथाह भंडार है। केमिस्ट्री जो अपन को आ रही है ऐसे थोड़ी ना इतनी सी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, आपके सब्जेक्ट तो अपने आप में अथाह भंडार है। ऐसे तो कहीं से आप अरे गूगल से सर्च मार के बना दो, तो उसको तो जो पेपर सेटर है वही आंसर नहीं दे पाएगा। तो पेपर का एक लेवल होता है कि कुछ 20-30% जो है वो इजी बनाया जाता है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट, फिर थोड़ा सा 20-30-40% हायर बना दिया, मतलब 20-30% ही बनाते वैसे, ताकि बच्चे अरे जितनी वैकेंसी निकाली उतने तो पास कर सके। पर आरपीएससी ने एक तरीके से अपनी मनमर्जी कर रखी है कि जो मर्जी है वही कर दो। अब वैसे अरे सिलेबस को पहले ही आप जब आपने वैकेंसी निकाली तो पहले ही मान लो पहले वाली वैकेंसी कंप्लीट हुई नहीं और उससे पहले निकाल दी, तो पहले आप सिलेबस को पहले डिसाइड कर लेते ना। अब 2 महीने के बाद सिलेबस वापस से क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब 1 महीने बाद किताबें आएंगी, फिर बच्चे क्या करेंगे, इधर उधर से बुक्स वगैरह खरीदेंगे, पहले खरीद लिए अब दोबारा से खरीदेंगे, तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहाँ से आएगा, तो उसको देखते हुए है ना। वैसे हमको घबराना नहीं है भाई, चुनौतियां हैं, चुनौतियों से तो संघर्ष करेगा आदमी, वही सफलता पाएगा ना। तो देखिए अपना आगे बात करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें मैंने 2-4 जो आपके कंपाउंड बताए थे ना, HNO3, अमोनिया, ऐसे फॉस्फोरस के टाइप्स वगैरह हैं, ऐसे क्लोरीन बनाने की विधि है, तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें आगे देखिए आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है देखिए आप, ये लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है आपकी क्या, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और तो कोई चेंज नहीं किया, ये चेंज किया देखो कंपाउंड्स, वही पी ब्लॉक में भी कंपाउंड जोड़ दी, और ये कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी कंपाउंड जोड़ दी। जैसे आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे आप, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें पीछे की तरफ 2 कंपाउंड दे रखे हैं आपकी, एक तो कौन सा है आपकी KMNO4, ये दे रखा है आपकी, और एक क्या है आपके K2Cr2O7, यानी एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एक पोटेशियम परमैंगनेट है। ये 2 कंपाउंड है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पी ब्लॉक के कंपाउंड से ऐसे इसने ये ट्रांजिशन एलिमेंट से आपके डी ब्लॉक, इसके भी कंपाउंड्स दे दिए। उसके बाद देखो आगे कोई चेंज नहीं है, और फिर यहां चेंज है देखो, कलर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और देखो ये टॉपिक मतलब एक तरीके से यूं कह सकते हैं पर ऐड नहीं किया भाई, जो टीचर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाता है ना वो इसको जरूर पढ़ाता है भाई। सीएफटी के आधार पर अपन कलर की अरे मतलब कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, वीवीटी की तो कमी है, तो सीएफटी से तो कर सकते हैं ना। तो कलर तो अपन वैसे ही पढ़ते हैं, ये लिखता नहीं तब भी पढ़ते, पर मैंने क्या कहा अब इसने खोल के लिख दिया आपको बस कि ये पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है। और एक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे कैसे देखते हैं, तो ये तो पढ़ते ही हैं पर पहले से, पर इसने अब की बार स्पेशल मेंशन कर दिया कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ना है इसके अंदर, पहले मेंशन नहीं था लेकिन टीचर पढ़ा देते। अब सुनिए अब अगला क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। इसमें देखो एक आयनिक साइज दे दिया आपको, कौन सी साइज, आयनिक साइज। जैसे लेंथेनाइड है जनरली भाई जो उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो आयनिक साइज के बारे में पूछ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते थे उसको अब की बार यहाँ से 12th क्लास से हटा दिया और उसको ग्रेजुएशन लेवल पे डाल दिया। कौन से लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो जैसे देखो आयनिक साइज एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की। अरे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैसे पढ़ते हैं अपन, जो सामान्य गुणधर्म है वो तो वैसे पढ़ते हैं, लेंथेनाइड हो, एक्टिनाइड हो, डी ब्लॉक हो, कोई सा ही हो, पी ब्लॉक हो, तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन वैसे पढ़ते हैं, लेकिन उसने मेंशन कर दिया, ये तो आपके लिए फायदा है। अब आगे देखिए एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एप्लीकेशन पढ़ते थे अपन। अरे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उनकी एप्लीकेशन तो पढ़ेगी, पी की पढ़ते हैं ऐसे। अब जैसे पी जोड़ रखा तो पी की पढ़ते थे, पर मान लो जैसे पहले मेंशन नहीं था तो अपन थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते थे उसको कि भाई यहां से आ सकता सवाल, तो ऐसे अब की बार उसने स्पेशल लिख दिया आपको कि एप्लीकेशन किसके, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये देखिए ये वाला टॉपिक जो मैं कह रहा था आपसे, ये वाला टॉपिक आपकी, ये वाला लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स, ये है कॉन्सिक्वेंसेज, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे। तो ये आपकी 12th क्लास से कहां डाल दिया, मैंने लिख दिया इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे, कहां, ग्रेजुएशन लेवल पे डाल दिया आपको।
यहां से हटा दिया इसको और कहां डाल दिया इसको, ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी पुराने जो सिलेबस था उसमें ये था आपके, अब इसको कहां डाल दिया, ग्रेजुएशन में डाल दिया आपके। अगला देखिए अब, अगला आप देखिए, अगली जो यूनिट है आपकी वो क्या है, सुनिए अब। हाँ जी, सॉलिड स्टेट और एक सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट। कौन सी, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और सरफेस केमिस्ट्री का मतलब पृष्ठीय रसायन। इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं आपके। अब देखो एक तो इन्होंने क्या कर दिया, जो एनसीईआरटी में जैसे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, जिनके नाम, वो उसी तरीके के नाम लिख दिए उन्होंने, बस एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी में जो हेडिंग लिखी हुई है वो ही हेडिंग लिख दी उन्होंने। तो देखो यहां से ये तो सारा पढ़ते हैं अपन भाई, जो पहले से है और अब है, यानी हटाया नहीं, उसको तो अपन को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, नया क्या जोड़ा है उसको देखना है अपन को। तो देखो नया टॉपिक ये जोड़ा है आपकी, ये वाला, ये इलेक्ट्रिकल, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी जो ठोस हैं उनकी विद्युत और उनकी कौन से चुंबकीय गुण। जैसे आगे जाके अपन पढ़ते हैं क्या, कि एक तो पढ़ते हैं अपन जैसे लोहे चुंबकीय, एक अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, एक प्रति लोहे चुंबकीय भी होता है, एक लघु लोहे चुंबकीय, ऐसे 5 टाइप के दे रखे हैं आपके, यानी चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ठोसों को ऐसे 5 प्रकारों में बांट दिया। कौन कौन से, अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोहे चुंबकीय, प्रति लोहे चुंबकीय, एक लघु लोहे चुंबकीय। और इंग्लिश में बोलो तो आप पैरामैग्नेटिक, और ऐसे एक डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एक फेरोमैग्नेटिक, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक आपकी फेरीमैग्नेटिक, ऐसे करके 5 हैं आपकी। तो वो एनसीईआरटी में है, इसलिए उसको इन्होंने सिलेबस में डाल दिया, तो वो आपको देखने हैं एनसीईआरटी। आगे कैटालाइसिस, तो जो सरफेस केमिस्ट्री थी ना, उसमें पहले कैटालाइसिस नाम का टॉपिक था, उसको इसमें डाल दिया, पहले नहीं था पुराने सिलेबस में, अब नए सिलेबस में इसको डाल दिया। उत्प्रेरण, अरे उत्प्रेरक जो है ना, कैटलिस्ट, वो रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसी को कैटालाइसिस कहते हैं। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण यानी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की जो दर है वो उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये वाला टॉपिक आपके जोड़ दिया। और देखो यहां से हटाया क्या है, ये हटा दिया यहां से, जो बैंड थ्योरी थी ना, बैंड सिद्धांत ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं का जो बैंड सिद्धांत था, बैंड थ्योरी, उसको हटा दिया यहां से, उसको यहां से हटा दिया। तो देखो जो ग्रीन पेन से लिख रखे हैं ना, वो हटा दिए। अब जैसे उसको हटा के ग्रेजुएशन में डाल दिया, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि ग्रेजुएशन में इसको डाल दिया, और जैसे ये हटा दिया बिल्कुल ही यहां से, ये तो डाला भी नहीं ग्रेजुएशन में, बस एक ही टॉपिक को डाला ग्रेजुएशन में, बाकी ग्रेजुएशन में नहीं डाला यहां से उठा के। अगला क्या है देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं है। देखो इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी हम 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एक सॉलिड वाला, एक लिक्विड वाला, और एक गैस वाला। वैसे 9 टाइप के थे, उनमें से 3 टाइप के सॉल्यूशन, यानी ब्लैक की जो अपन मात्रा लेते हैं उसके आधार पर विलयन के प्रकार देखते हैं ना अपन, ब्लैक कैसा लिया है उसके आधार पर विलयन, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें से कौन सा द्रव वाला है, ही कौन सा है, द्रव, यानी द्रव का द्रव में विलयन, जिसको अपन क्या कहते थे, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम, राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट का नियम ही थे, तो ये यार अब तो इसने लिख दिया इसलिए पढ़ रहे हैं अपन, पहले नहीं लिखा तब भी तो पढ़ते थे इसको, राउल्ट के नियम को। तो अरे राउल्ट के नियम को तो पहले भी पढ़ते थे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे करके है ना यहाँ, तो ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब राउल्ट का नियम आना चाहिए तभी जाके तो पढ़ेंगे इनको। तो ये तो नहीं लिखा तब भी पढ़ रहे थे अपन, अब लिख दिया तब भी पढ़ेंगे। तो ये तो ऐसे कैसे एनसीईआरटी में पढ़ने, ये भी एनसीईआरटी में पढ़ना है। ये अब तक सारे टॉपिक हैं 12th स्टैंडर्ड के हैं, और ये सारे कहां से पढ़ने हैं आपको, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाले कहां से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपकी लाइन टू लाइन होनी चाहिए, उसमें जो पाठनीति है ना, क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं आपके, उदाहरण दे रखे हैं, पीछे अभ्यास वाले सवाल, एनसीईआरटी के सवाल भी अच्छे लेवल के हैं, ऐसे नहीं कोई ऐसी फर्जी सवाल है। मतलब एनसीईआरटी लगती है ऐसी छोटी सी दिखने में, बाकी उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, छुपा हुआ बहुत कुछ है, उसको अच्छे से पढ़े तो। इसलिए आपके पहले तो एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो, उसके बाद फिर आगे ग्रेजुएशन, फिर पीजी वाला तो फिर देखेंगे। पहले ग्रेजुएशन, ये आपके 12th स्टैंडर्ड तो अच्छा हो, इसके लिए एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। फिर कौन कौन सी बुक्स हैं उसको लेके भी अपन रणनीति बना देंगे एक दिन ना, उस पर भी एक वीडियो डाल देंगे भाई कौन कौन सी आपको बुक्स यूज लेनी है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, और किसी कोचिंग को कर रहे हैं तो फिर और मतलब आप क्वेश्चंस वगैरह और कैसे कर सकते हैं आप, उसको लेके अपन डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिए, अगला है आपके थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखो पहले ये नहीं था थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स वगैरह नहीं थी पहले, तो एक इस टॉपिक को ऐड कर दिया आपके। एक देखो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ जो था ना भाई, इसने लिखा है, नहीं लिखता तब भी इसको पढ़ते थे अपन, पर अब की बार इसने 12th स्टैंडर्ड पे लिख दिया। कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा, सेकंड।
पहले कौन सा था, जीरो फर्स्ट और एक सेकंड और जोड़ दिया आपकी बात। आगे क्या है, एक स्पॉन्टेनिटी। देखो इसको ही अपन पढ़ते हैं वैसे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे तो, और हर टीचर पढ़ाएगा इसको, स्पॉन्टेनिटी को जरूर पढ़ाएगा आपके ना, स्वतः प्रवर्तिता जिसको कहते हैं। एक ये वाला देखो, गिब्स एनर्जी था पहले आपकी, फ्री एनर्जी चेंज, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसका चेंज देख रहे हैं, और एक साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम के साथ में, इक्विलिब्रियम के साथ में क्या उसका रिलेशन, एक एनसीईआरटी में दे रखा है, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के करके ऐसे, यानी वो क्या है, समवस्था स्थिरांक के और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन, उसकी बात कर रहा है गिब्स एनर्जी एंड ये गिब्स एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोल दो या इक्विलिब्रियम बोल दो, एक ही बात है, आर को साइलेंट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस एंड हेलो एल्किन्स, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हेलो एल्किन, और एक बेंजीन भी है, लेकिन बेंजीन अलग डाल रखा है अगली यूनिट में। तो यहां तो कौन सा एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और एक कौन सा है हेलो एल्केन। तो इस वाली जो यूनिट है आपकी, इसमें कोई चेंज नहीं है, इस वाली यूनिट में कोई चेंज नहीं है आपकी। तो 7 यूनिट हो गई आपकी। अगली देखिए आप 8वीं यूनिट देखिए, 8वीं यूनिट, और इसमें क्या है सुनिए आप 8वीं यूनिट में, इस यूनिट का नाम है एल्कोहल। देखो एल्कोहल पहले नहीं था, मतलब 2022 वाले सिलेबस में मतलब पहले नहीं था, 2022 में चेंज किया तो एल्कोहल को जोड़ दिया। किसको, एल्कोहल, पी ब्लॉक, आपके सॉलिड स्टेट, ये सारे उसी समय जोड़े थे। अब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, ये उसके डेरिवेटिव होते हैं 4। तो इनके बारे में है। तो देखो इसमें तो कोई चेंज किया नहीं, एक क्या चेंज किया है उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। तो ये तो अरे वो नहीं लिखता तब भी अपन पढ़ते थे वैसे, भौतिक गुणधर्म, क्वथनांक वगैरह है, विलेयता वगैरह है, ऐसी चीजें पढ़ते हैं अपन। लोअर मेंबर कैसे होते हैं, गैसीय, या मान लो बीच वाले हैं वो कैसे होते हैं आपके, लिक्विड होते हैं, ऐसे हायर मेंबर हैं वो ठोस होते हैं, ऐसी चीजें अपन पढ़ते हैं। किसी की कोई स्पेसिफिक क्या है, स्मेल वगैरह है, तो वो तो सारी चीजें अपन पहले पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे। तो इसने बस ये मेंशन कर दिया इसमें कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इस बार देखनी है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। अगला देखो आप, ये वाली यूनिट देखो आप, ये वाली यूनिट पहले आपके कहां थी, ये वाली यूनिट आपके पहले ग्रेजुएशन में थी भैया। कहां थी ये, अरे ये ग्रेजुएशन में थी आपकी, कहां थी, ग्रेजुएशन में थी आपकी। अब इसको कहां शिफ्ट कर दिया, ग्रेजुएशन से आपके अरे 12th क्लास में शिफ्ट कर दिया इसको। कहां, 12th क्लास में, यहां, यानी इस जगह पहले दूसरी यूनिट थी आपकी एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स करके, वही यूनिट नंबर 9 ही था। तो उसको तो यहां से उठा के कहां, ग्रेजुएशन में पहुंचा दिया, और ये ग्रेजुएशन में थी, इसको उठा के 12वीं क्लास में ले आए। बस क्या किया, ये चेंज कर दिया कि यहां से उठा के वहां रख दिया, और वहां से उठा के यहां रख दिया, तो कोई विशेष चेंज नहीं किया। तो ये ग्रेजुएशन में थी और अब कहां डाल दिया इसको, 12th में। और इसमें क्या है, इसमें से देखो पहले ये और थी, इसमें ये एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और ये एडिशन रिएक्शन, ये लो, इसको यहां से हटा दिया। पहले इसमें थी एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन, अब उसको हटा दिया यहां से, ठीक है ना। जो टॉपिक हटा दिया, ये लो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ये लो हटा दिया, ठीक है। पहले था अब हटा दिया, ग्रीन पेन से लिख रखे हैं, वो पहले थे अब हटा दिए, पहले थे अब हटा दिए। एक लेंथेनाइड वाला था, उसको वहां से हटा के कहां, ग्रेजुएशन में डाल दिया था। कहां, ग्रेजुएशन में, जो मैंने लिख रखा है नीचे ग्रेजुएशन में डाल रखा है, ठीक है। अगला देखो आप, बायोमोलिक्यूल, कौन सा, और बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें, बाकी कोई चेंज नहीं है, बस ग्रेजुएशन से उठाया 12th स्टैंडर्ड पे डाल दिया, और एक यहां से ये हटा दिया, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन हटा दी, किसकी, इनकी आपके हेलो नाइट्रो एमिनो एरिन्स और डाइजोनियम सॉल्ट की। अगला देखो आप, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, इसको अपन पहले पढ़ते थे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपकी वसा है, एंजाइम है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, ये सारे पढ़ते थे अपन, वही टॉपिक है। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, 5 ही टॉपिक हैं। पर इसने क्या किया, देखो एक काम ये कर दिया इसने, क्या कि ये जो आपकी ये है ना, इन्होंने क्या कर दिया, अरे इसमें ये गेम खेल लिया क्या, ये लो एंटी, ये लो ट्रीटमेंट, यानी इन्होंने पहले
एलिमेंट्री ट्रीटमेंट यानी एलिमेंट्री मतलब आइडिया एक तरीके से प्रारंभिक जानकारी कह रहा था, यानी आपको एनसीईआरटी वाला पढ़ना था पहले, इसने ऐसे कह रखा था पहले। अब थोड़ा सा देखो इसको हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। जो ग्रेजुएशन में है ये यूनिट आपकी, कहाँ ग्रेजुएशन में है ये यूनिट, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब अरे 20-30% थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, उस शब्द को हटा दिया इन्होंने यहाँ से कि भाई अब आपको एलिमेंट्री ट्रीटमेंट यानी एलिमेंट्री आइडिया से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। और वैसे 12th स्टैंडर्ड में डाल रखा है तो 20-30% थोड़ा ज्यादा देख लो आप। कहां से? ग्रेजुएशन से देख लो। कहां से? ग्रेजुएशन से देख लो आप इसको, ठीक है ना, वहां आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब देखिए आगे, ये तो हो गया आपके 10 यूनिट हैं, ये तो 12th स्टैंडर्ड की होगी आपकी, किसकी? 12th की। तो इसमें तो कोई ज्यादा चेंज किया नहीं, अरे कोई चेंज किया ज्यादा नहीं किया, कोई ज्यादा चेंज। अब देखिए आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। भाई अपन ने क्या देखा था अभी कि ज्यादातर टॉपिक तो ऐसे हैं, कैसे? अरे ज्यादातर टॉपिक तो ऐसे थे कि इसने क्या कर दिया, हाँ जी देखो ज्यादातर टॉपिक तो ऐसे थे कहां 12th स्टैंडर्ड पर अपने पास, कि पहले इसने उनको शॉर्ट में लिख रखा था, अब की बार इसने खोल के लिख दिया। या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इसने लिखा नहीं लेकिन फिर भी अपन ने क्या उनको पढ़ लिया था, लेकिन अब की बार इसने स्पष्ट खोल के लिख दिया, तो वो तो अच्छा है, उल्टा भाई क्लियरिटी आ जाए ना, वो तो और ज्यादा अच्छा है। तो अब पार्ट सेकंड देखते हैं। देखो ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी फर्स्ट यूनिट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग, और इस केमिकल बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं किया, केमिकल बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं किया आपकी। तो पहले एनसीईआरटी देखनी है आपको, 11th क्लास में है ये केमिकल बॉन्डिंग वाला। उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे देखना है। कहां देखना है? ग्रेजुएशन लेवल पे। पर देखो जब 11th 12th अपनी अच्छे से होगी ना एनसीईआरटी, तब ग्रेजुएशन पढ़ने में कोई जरूरत नहीं आएगा। भाई बेसिक चीजें आनी जरूरी है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए हमको बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए आगे, इसके बाद आ रहा है आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो यूनिट है आपकी 12th में भी दे रखी है, 12th स्टैंडर्ड पे, और यहां भी दे रखी है आपकी किस पे? ग्रेजुएशन लेवल पे। तो अब देखिए इसमें क्या जोड़ा है इन्होंने? इसमें कुछ नहीं जोड़ा इन्होंने। एक तो इसका इंपॉर्टेंस जोड़ दिया। भाई पहले कहां तक था? ये जॉन टेलर इफेक्ट है ना आपकी, जॉन टेलर इफेक्ट यहीं तक था पहले। अब की बार इन्होंने ये इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे तो ये नहीं लिखता ना, तब भी हम पढ़ते थे इनको, किसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है और उसका अनुप्रयोग क्या है। तो देखो ये तो सभी चीजें पढ़ रहे हैं अपन। पी ब्लॉक का महत्व क्या है मान लो, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है। डी में भी क्या है मान लो, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी इसने ऐसे लिखा है, यहां भी इसने ऐसे लिख दिया। तो ये चीजें तो हमको क्या वैसे है ना स्वतः ही पढ़नी होती है, लेकिन फिर भी चलो इसने अच्छा काम किया, लिख दिया। अब लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये देखो आ गया। ये कहां था पहले? अरे ये मैंने लिख रखा है ना, ये यानी ये टॉपिक आपके पहले कहां था? ये 12th क्लास में था, यानी 12th स्टैंडर्ड पे था ये, और अब कहां डाल दिया इन्होंने? ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे डाल दिया। कहां? ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे। और इसमें एक और क्या जोड़ दिया? पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही था, अरे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही था, अब की बार इन्होंने एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी डाल दिया इसमें। कौन सा? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे लेंथेनाइड श्रेणी में जाते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, तो एक्टिनाइड श्रेणी में जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको वैसे पढ़ते कम है, पर इन्होंने डाल रखा है, अब की बार पढ़ना है अपन को, अब की बार अपन को पढ़ना है। और उसके बाद तो देखो सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, यानी जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनका सेपरेशन कैसे करेंगे अपन। तो एक ये भी दे रखा है आपकी, एक ये भी दे रखा है सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, यानी ये टॉपिक भी जोड़ दिया आपकी। अब आगे देखिए आप, 3 यूनिट हो गई आपकी, चौथी यूनिट देखो आप, 3 के बाद चौथी, और इसमें क्या है देखो 4th यूनिट में क्या है सुनिए। 4th यूनिट में है आपके केमिकल डायनेमिक्स, जिसको 12th क्लास में दे रखा है केमिकल काइनेटिक्स। डायनेमिक्स बोलो आप या काइनेटिक्स बोलो, एक ही बात है, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल डायनेमिक्स बोलो आप या केमिकल काइनेटिक्स बोलो, 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स दे रखा है, इसने डायनेमिक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ते थे, अरे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये नहीं लिखता ना, तब भी पढ़ते अपन पढ़ते थे और अब भी पढ़ेंगे, तो अब की बार इसने लिख दिया स्पष्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अरे हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल, तो ये अरे पहले भी पढ़ते थे अपन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबका पढ़ते थे अपन, nth ऑर्डर का पढ़ लेते थे। और ऐसे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको मतलब डिटरमाइन करने के मेथड, कई सारे मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है आपके, कंसंट्रेशन मेथड है आपके, कई सारे थे मेथड, तो उनसे अपन इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पहले भी निकालते थे, तो अब की बार भी इसने लिख दिया कि डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक देखो इसने आरएमएस इक्वेशन, ये भी पढ़ते थे अपन पहले भी और अब भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो सक्रियण ऊर्जा है उसका कंसेप्ट क्या है, तो ये तो अपन आरएमएस इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते ही अपन ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, तो इसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है भाई, इसने अब की बार मेंशन कर दिया, लिख दिया बस, पहले लिखा नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ते थे, क्यों, उन चीजों का पढ़ना क्या है जरूरी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होती है लेकिन फिर भी पढ़ना क्या होता है जरूरी, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, वो सब कुछ लिख दिया, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख दिया इन्होंने, बस ऐसे इन्होंने लिख दिया बस, और कोई चेंज नहीं किया इन्होंने। हाँ जी, आगे देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, देखो जो चीजें ना इसने मेंशन की अब की बार, जैसे कंडक्टेंस एनसीईआरटी में दे रखा है आपके, ये इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ये भी दे रखा है, वेरिएशन विद देयर वेरिएशन विद डाइल्यूट, ये क्या है, देयर वेरिएशन विद डाइल्यूशन ऑफ, ये डाइल्यूशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो अरे दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्ट है ना, उनको यदि तनु किया जाए, उनको डाइल्यूट किया जाए तो इनके अंदर क्या चेंजेस आएगा, कि मोलर कंडक्टिविटी है और ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, इसमें क्या चेंज आएगा, तो ये नहीं लिखता ना, अरे तब भी हम पढ़ते थे इनको कि ये जो कौन कौन सी है आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सबको हम पढ़ते थे पहले भी। आगे देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये भी हम देखते थे, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो ये क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह हैं ऐसे, तो इस तरीके की जो ये इलेक्ट्रोड हैं इनको हम वैसे ही पढ़ते थे, मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटलाइन इलेक्ट्रोड, ऐसे ये तो सबको हम पहले पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे एसएचई। आगे देखो एक कंसंट्रेशन सेल, ये थोड़ा सा अलग है ना, इसने नया जोड़ा है, मतलब कंसंट्रेशन सेल यानी सांद्रता सेल, कौन से सेल, सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल, ये नया टॉपिक जोड़ा है इसमें। आगे देखो एंथैल्पी और एंट्रोपी, इसमें भी देखो कोई चेंज नहीं किया इसने, बस एक इसने क्या लिखा है, ये एंथैल्पी चेंज, कौन सा, एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, अरे एनसीईआरटी में दे रखा है, अब ये नहीं देता तब भी तो हम पढ़ते हैं इनको, जैसे मान लो अरे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके, ऐसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे मान लो ये कंबशन एंथैल्पी, कुछ जो स्टेट आपकी जो फेज चेंज होती है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से सीधे गैस, जिसको आप सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हो, ऐसे मान लो वेपोराइजेशन एंथैल्पी कहते हो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे ही आप फ्यूजन वाली है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये सारी चीजें हैं ना आपके 12th क्लास में दे रखी है ऐसे कैसे ये, तो इसलिए उन्होंने ये वाला टॉपिक डाल दिया, बाकी तो और कोई चेंज नहीं है इसमें, देखो सब कुछ पहले था वो का वही है, इन्होंने मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है ना, हेडिंग लिखी हुई है, उनको डाल दिया बस, उनको ऐसे कैसे इसने एज इट इज लिख दिया, बाकी पढ़ने वही हमको, दहन एंथैल्पी वगैरह सब कुछ वही पढ़नी है अपन को, ठीक है। आगे देखो 6 यूनिट हो गई आपके, 7वीं यूनिट देखिए आप, 7वीं यूनिट में उन्होंने ये चीजें देखो, वैसे तो चेंज वेंज कुछ नहीं किया ज्यादा, कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी, इन कायरलिटी का कंसेप्ट, अरे जब अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, प्रकाशिक समव्यवस्था, तो कायरलिटी जरूर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कायरलिटी को जरूर पढ़ते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गई, और एक देखो एनएनसियोमेरिज्म, ये डाइस्टीरियोमर्स, और उसके बाद मीजो कंपाउंड, तो ये सारे तो हम पहले पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं, अरे ये सारे तो अपन पहले ही पढ़ते थे और अब भी पढ़ रहे हैं इनको। एक देखो इसमें आरएस और इजेड नोमेनक्लेचर, ये तो पहले से ही है, बस तो चेंज किया ना इसने, ये चेंज कर दिया, एक तो कायरलिटी कर दिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये नहीं लिखता तब भी पढ़ते हैं इनको अपन, डाइस्टीरियोमर, एनएनसियोमर, मीजो कंपाउंड, ये तो सारे पढ़ते हैं अपन वैसे भी, ठीक है ना, आरएस और इजेड पहले से है ये नोमेनक्लेचर, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है ज्यादा। और देखो रेजोल्यूशन ऑफ एनएनसियोमर्स, यानी जो एनएनसियोमर है उनका रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं एनएनसियोमर, तो ये टॉपिक थोड़ा नया जोड़ दिया। ये देखो इन्वर्जन पढ़ते ही वैसे अपन, रिटंशन पढ़ते ही, रिटंशन SN1 में मिलता है आपके, इन्वर्जन SN2 में मिलता है, SN1 में तो आपके क्या
रिटेंशन इन्वर्जन दोनों मिलते हैं, लेकिन SN2 में केवल इन्वर्जन मिलता है। तो ये चीज तो अपन पहले ही पढ़ते थे, अरे ये चीजें तो अपन पहले ही पढ़ते थे। बस ये रेजोल्यूशन ऑफ एनएनसीओमर ये टॉपिक थोड़ा अलग है, बाकी पढ़ाने वाले टीचर तो इसको पढ़ाते थे, ठीक है ना। ये फिर भी मान लो, इसको नया मान लो आप, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ये सारे टॉपिक तो वही हैं। और देखो एक क्या जोड़ा है इसने, कंफर्मेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन के अंदर भी एक तो एथेन है आपकी, एक ब्यूटेन, ये पहले से है, और एक कौन सा, साइक्लोहेक्सेन, एक क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और इसके अलावा देखो अब की बार क्या जोड़ा है इसने, एंड इट्स डेरिवेटिव, अरे साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव, यानी साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव, जैसे मान लो आपने अरे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, कहा 1-2 पोजीशन पे 1-3 1-4 इस तरीके से, या 3 लगा दिया 1-3-5 पे, तो फिर उनमें आइसोमेरिज्म दिखते थे अपन। बस वही तो है साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव। उसमें क्या देखनी है आपको, कंफर्मेशन, अरे कंफर्मेशन वाली थी ना आपके, संरूपण समयावता, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, जिनको कंफर्मर्स बोलते हैं अपन। तो ये किसमें देखनी है, पहले तो एल्केन में भी एथेन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, अब की बार इसके डेरिवेटिव के अंदर भी देखनी है आपको, उसके डेरिवेटिव्स के अंदर भी आपको देखनी है। आगे देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी अभिक्रिया के दौरान जो मध्यवर्ती बनते हैं आपके, वो पहले भी दे रखे हैं। देखो ये भी 2022 में ऐड किए थे, उससे पहले नहीं थे। कौन कौन से, ये तो पहले तो ये था 1 2 3 थे पहले, ये 3 जो है ना ये बाद में ऐड किए, कार्बिन्स, एक बेंजाइन और एक क्या है नाइट्रीन। अब कितने, 6, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन और नाइट्रीन, ये 3 2022 में ऐड किए थे, अब भी हैं ऐसे कैसे। अब देखो एक चीज क्या किया इन्होंने, यहां से ये वाला टॉपिक है ना, इसको यहां से हटा दिया, जो ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं वो टॉपिक आपके हटा दिए, मैंने क्रॉस भी मार दिया। वो पहले आपके यहां था, नेम ऑफ रिएक्शन के, मतलब नेम ऑफ रिएक्शन है ना, ये स्टार्ट हो रही है यहीं पे था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको यहां से हटा दिया। और वैसे तो हटा दिया, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन कहां पढ़ते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड किया ना, अरे रिएक्शन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन, उनकी क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन। तो इसको तो अपन कहां, पीछे अपने यूनिट आई थी ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसको तो हटा दिया, कोई बात नहीं, वहां पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना भाई, वहां पढ़ना जरूरी है। एल्डिहाइड कीटोन उनकी क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसको तो पढ़ना जरूरी है। बस इन्होंने यहां से हटा दिया, लेकिन अपन को वहां पढ़नी है, हटा दिया तो बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, यानी हटाया कुछ नहीं, जोड़ा ही है। और जोड़ा भी 12th क्लास में और ग्रेजुएशन लेवल पे कोई बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा, बस थोड़ा बहुत उसको खोल के लिख दिया, कुछ ऊपर नीचे कर दिया कि 12th वाले को वहां डाल दिया, कहां, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन वाले को कहां डाल दिया, 12th में डाल दिया, यही काम तो किया। एक यूनिट तो ऐसे कैसे अरे चेंज कर दिया ना, वहां 9 नंबर यूनिट थी आपकी, उसको ऐसे कैसे चेंज कर दिया इधर ग्रेजुएशन वाली को, ग्रेजुएशन से उठा के वहां और वहां से यहाँ। एक लेंथेनाइड वाला था 12th में था आपके ना, 12th स्टैंडर्ड पे, उसको ग्रेजुएशन में डाल दिया। तो ऐसे ही काम कर रहा है, कुछ चीजें हैं इसने बस उनको खोल के लिख दिया बस। और किया क्या है, यहां देखो एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स आ गया, एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स, ये देखो एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स, ये पहले कहां था आपके, अरे ये पहले आपके 12th स्टैंडर्ड पर था, कहां था, 12th स्टैंडर्ड पर। अब कहां डाल दिया इसको, ग्रेजुएशन लेवल पे डाल दिया, कहां, ग्रेजुएशन लेवल पे। और इसमें भी देखो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अरे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ना आपके, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन वगैरह ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके अंदर क्या, एक तो नोमेनक्लेचर पूछ रहा है, एक आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ते ही अपन कि बेंजीन की मान लो 1-2 पोजीशन 1-3 1-4 ऐसे इन पे है ना ग्रुप जोड़ दिए जाएं, तो जैसे वहां पोजीशन आइसोमेरिज्म वगैरह ऐसे पढ़ते थे अपन, तो ये पहले ही पढ़ते थे, अभी पढ़ रहे हैं, नामकरण पहले ही पढ़ते थे, अभी पढ़ रहे हैं, बस अब की बार इसने स्पेशल लिख दिया। और क्या किया इसने, इसके अलावा देखो बेंजीन है, एल्काइल एरिन्स है आपके, एल्काइल एरिन्स का मतलब अरे जैसे टोल्यूइन ले लिया आपने, एल्काइल एरिन्स, ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये तो पहले से चल ही रहा है, बस वही देखो फिजिकल, इनकी एक तो फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है ये इसने मतलब मेंशन कर दिया। तो ये तो नहीं कहता तो भी हम पढ़ते, अरे ये नहीं कहता है ना तो भी फिजिकल और ये केमिकल प्रॉपर्टीज को वैसे भी अपन पढ़ते हैं, और तो कोई इसने चेंज किया नहीं। हाँ एक ये चेंज किया, देखो जो बड़ा चेंज किया वो ये चेंज किया इसने, कौन से, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और उसमें भी 4 दे दिए इसने एग्जांपल, एक पेरिडीन,
एक पायरोल फ्यूरेन और एक क्या है थायोफिन, पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन। तो एक आपको ये पढ़ने, ये नया जोड़ दिया। आगे देखिए पॉलीमर्स एंड ड्रग्स, यानी बहुलक और जो आपके पीछे मतलब ड्रग्स का मतलब जो दवाइयां वगैरह ना, औषधियां वगैरह, जैसे ये कौन सी है, मान लो एंटी फर्टिलिटी औषधि है आपके, या एंटीबायोटिक है, कैसा है आपके, या एनाल्जेसिक वगैरह है, पीड़ाहारी वगैरह पढ़ते हैं ना, पढ़ते हो आप पीड़ाहारी, ऐसे मान लो एक जैसे एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पढ़ते हो आप, ऐसे मान लो प्रतिनिषेचक औषधियां पढ़ते हो आप, ऐसे मान लो एंटासिड वगैरह ऐसे पढ़ते हो, वो सारी चीजें हैं ड्रग्स। तो इसमें देखो कोई चेंज नहीं किया, एक मैकेनिज्म कर दी इन्होंने चेंज, यानी बहुलक की जो मैकेनिज्म है ना आपकी पॉलीमर्स की, वो दो प्रकार की, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, उसकी मैकेनिज्म डाल दी इसने, क्रियाविधि भी आपको पढ़नी है। तो ये तो वैसे भी है ना, एडिशन वाली तो वैसे ही पढ़ते थे अपन, कंडेंसेशन को फिर भी मान लो थोड़ा बहुत है ना पढ़ते हैं, बाकी एडिशन वाली तो वैसे ही पढ़ते हैं अपन। ये फ्री रेडिकल वाली, कौन सी, फ्री रेडिकल वाली, ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही पढ़ते थे, इसने आपकी बार स्पेशल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तो ये तो हो गया आपके कौन सा 9 यूनिट, तो आपके कौन सी थी 12th स्टैंडर्ड पर, 10 किस पे हैं आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर। तो देखो इनमें तो कोई ज्यादा चेंज किया नहीं, आपने देख लिया, इनमें तो कोई विशेष चेंज किया नहीं है, बस थोड़ा उसको खोल के लिख दिया, या कुछ एक आध टॉपिक हल्के फुल्के हटा दिए, या फिर वो लिख दिए जिनको हम नहीं लिखता तो पढ़ते हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं जो इसने स्पेशल मतलब लिखे हैं, जैसे हेट्रोसाइक्लिक वाला आ गया मान लो, ऐसे कायरलिटी वगैरह आ गई मान लो, वो तो नहीं लिखता तभी पढ़ते अपन, ठीक है ना। अब देखिए आगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसमें देखो वही एमओटी है आपकी, कौन सी है, एमओटी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पार्ट 3 चल रहा है अपना, फर्स्ट पार्ट 12th स्टैंडर्ड, सेकंड ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और थर्ड वाला पार्ट कौन सा है आपके, अरे थर्ड वाला पार्ट कौन सा है आपके, पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब देखो आजकल पीजी वाले पोर्शन को बढ़ा रहे हैं, पहले पीजी वाला पोर्शन बहुत कम हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया, 22-23 क्वेश्चन तक किया, अब 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक कर रहे हैं, और अब इन्होंने क्या कर दिया और बढ़ा दिया भाई, इसमें टॉपिक और जोड़ दिए, जोड़ा है वो पीजी में ज्यादा जोड़ा है, और जगह नहीं जोड़ा, तो अब हो सकता है इसके सवाल और ज्यादा ले ले, मान लो 35 सवाल के आसपास ले ले भाई, इतना जोड़ दिया ना, 28 से मान लो 7-8 सवाल तो बढ़ा ही सकते हैं, 35-40 सवाल तक भी जा सकते हैं, क्यों, जैसे आरपीएससी अपना रंग दिखा रही है ना, उस हिसाब से 35-40 तक भी जा सकते हैं। जैसे मान लो 140 सवाल हैं आपके केमिस्ट्री के, अरे सब्जेक्ट वाले 140 होते हैं, वो आईसीटी पेडागोजी वगैरह वो हैं, उनके तो 10 ही होते हैं आपके, तो 140 और 10 150, अब 140 में से 40 इसके दे दे, मान लो 100 उनके दे दे, दोनों में लगे, क्यों, ऐसा मेंशन नहीं है कि 12th में से इतने आएंगे आपके, ग्रेजुएशन में इतने आएंगे, पीजी में इतने आएंगे, किससे कितने आएंगे, किसी से कितने भी दे सकता है, हो सकता है 40 सवाल दे दे आपकी, और 100 सवाल मिला के कौन सा 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला दे दे, तो ऐसे भी दे सकता है। पर मान लो 35 सवाल तो कम से कम मानो भाई, जब टॉपिक जोड़े ही हैं तो नए टॉपिक देखो जब भी जोड़ते हैं ना, उससे सवाल देता ही जरूर, अरे नए टॉपिक जब भी जुड़ते हैं ना उससे सवाल देता ही है एग्जामिनर की, है ना, ये सोच होती है कि भाई नया टॉपिक जोड़ा है तो उसका कोई सेंस तो निकले, अरे उसका कोई सेंस तो निकले, उससे सवाल तो आए, इसलिए उनसे सवाल आने के चांसेस अरे पूरे पूरे होते हैं भाई। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, एमओटी ये हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही पढ़ते हैं, एमओटी जो ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखी है ना अपने, एमओटी केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर आती है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो इसमें क्या जोड़ा है इन्होंने, एमओटी के अंदर सिमेट्री, एलिमेंट्स, ऑपरेशंस एंड पॉइंट ग्रुप। अरे जो ग्रुप थ्योरी होती है ना, जो आपके एमएससी में चलती है ग्रुप थ्योरी, पहले ग्रुप थ्योरी नहीं थी, अब ग्रुप थ्योरी को ऐड कर दिया है यहाँ, अब थोड़ा सा इसका वेटेज बढ़ा दिया है, मतलब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, क्यों, जो ग्रुप थ्योरी है वो थोड़ा सा ना वैसे बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, पर एमएससी वगैरह हम पढ़ते हैं अपन उसको, तो ग्रुप थ्योरी देखो पॉइंट ग्रुप, मूलिकन सिंबल दे दिए, जीएमटी ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल, ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल, और आगे भी देखो इसके आगे भी दे दिया करेक्टर टेबल, करेक्टर टेबल्स दे दिए आपके। और देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना अपने होमोडाइएटोमिक की थी, पहले किसकी थी, होमोडाइएटोमिक, जैसे H2N2O2 इस तरीके से, अब इसने हेट्रोडाइएटोमिक की भी क्या दे दी इसने, अरे एमओटी दे दी। तो पहले हमारे होमो थी, और एक ये जो पॉलीएटोमिक था ना मॉलिक्यूल्स AX2 AX3 AX4 यही था, अब की बार इसने हेट्रोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स भी दे दिए, जैसे CO मान लो, NO2 मान लो, NO, इस तरीके के ये मॉलिक्यूल्स भी इसने जोड़ दिए। तो ये बिल्कुल नया ही जोड़ा है, और इससे ध्यान रखना सवाल पूछने के चांसेस पूरे रहेंगे।
पहले वैसे पॉइंट ग्रुप वगैरह से सवाल ऐसे दे देता था, क्यों? वो थोड़ा सा पॉइंट ग्रुप वगैरह यहाँ काम आता था, कहाँ? AX2 AX3 AX4 ये पॉलीएटॉमिक की जो MOT है ना, इसमें काम आता था थोड़ा सा, तो इसलिए वो यहाँ से सवाल दे देता था। इस बार भी था एक सवाल, पर अब की बार तो स्पेशल मेंशन कर दिया इसने, मूलिकन सिंबल, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल और ये करेक्टर्स टेबल, ये सारे आपके मेंशन कर दिए इसने बाकायदा। तो अब तो हमको पढ़ना ही है बिल्कुल। आगे देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें देखो पहले 4 थे आपके, एक लिथियम, एक मैग्नीशियम, एक टिन और एक आयरन। लेकिन इसके बाद अब की बार कॉपर और जिंक भी जोड़ दिया आपके। कौन सा? कॉपर और जिंक। पहले 4 थे, अब 2 और जोड़ दिए। आगे देखो मेटल कार्बोनाइल्स। अब देखो मेटल कार्बोनाइल्स है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 12th क्लास में, तो ये पहले ही पढ़ते थे अपन। अरे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये पहले ही पढ़ते थे कि मेटल कार्बोनाइल्स की स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग वगैरह ये पहले ही पढ़ते थे अपन। पर ये जो नए है ना, ये केग, क्लस्टर, केग बोल दो, केज बोल दो, आपकी इच्छा है, क्लस्टर कंपाउंड्स, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स इन कैटालाइसिस, यानी कैटालाइसिस के दौरान जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट काम में लिए जाते हैं ना, वो। एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो काम में लिए जा रहे हैं वो वाले ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स इन कैटालाइसिस, एक तो कैटालाइसिस में जो काम आ रहे हैं और एक कहां? ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम आ रहे हैं, वो वाले आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स काम में लेने हैं। मतलब ये टॉपिक पढ़ना है आपको। अब देखो आगे, आगे क्या है सुनिए आप। आगे क्या है सुनो, काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। तो काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस में देखो, एक तो ये टॉपिक ऐड कर दिया आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी जो बहुलकीकरण अभिक्रिया है ना, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, उसकी काइनेटिक्स। और एक क्या है? आयनिक रिएक्शंस दे दी इसने। एक देखो काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट दे दिया इसने, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी एसिड बेस एंड एंजाइम कैटालाइसिस, आयनिक रिएक्शंस, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी दे दी इसने, यानी इनकी भी काइनेटिक्स दे दी इसने। आगे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। देखो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम ईएमएफ डेटा, यानी ये जो ई सेल होता है ना, ई सेल, इसी को तो ईएमएफ बोलते हैं, पर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल, सेल विभव को ही अपन ईएमएफ बोलते हैं, सेल का ईएमएफ। तो इस ईएमएफ यानी सेल विभव के जो डेटा हैं उनकी सहायता से आपको क्या करना है? डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आगे देखो डेल्टा जी तो अपन पहले से ही निकालते थे, अब आपको याद हो तो ये तो 12th क्लास में दे रखा है आपके, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई इलेक्ट्रोड, या डेल्टा जी नॉट निकालोगे माइनस एन एफ ई नॉट इलेक्ट्रोड, या अगर मान लो ई इलेक्ट्रोड नहीं दे, अरे इलेक्ट्रोड है ना, पोटेंशियल नहीं दे तो सेल पोटेंशियल देगा, तो ये सेल पोटेंशियल से कह रहा है, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा आपके? माइनस एन एफ ई सेल। और यदि मान लो कैसा दे दे आपको, स्टैंडर्ड दे दे, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ अरे ई नॉट सेल। तो ये तो हम पहले भी निकाल रहे थे, कौन सी? ये वाली। तो अब की बार किसको निकालेंगे? एक इसको और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इसको भी निकालेंगे किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। आगे देखिए, और वैसे इसको, अरे इसको तो निकालते थे अपन, अरे इसको तो वैसे भी निकालते थे, याद करो, मानक सेल विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध, वही तो है। तो इसको तो पहले पढ़ते थे, तो ये पढ़ रखा है पहले से और ये पढ़ रखा है पहले से, बस दो ही तो पढ़ने हैं, एक ये एक ये, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, बस दो ही तो चेंज किए इसमें। अब आगे देखिए, अगला आ गया थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसने चेंज किया है, यहाँ कहां? पीजी लेवल पे। अब की बार देखो इसने एक तो ये जोड़ दिया आपके मैक्सवेल्स रिलेशन, यानी मैक्सवेल रिलेशन एंड देयर एप्लीकेशन, यानी मैक्सवेल रिलेशन और उसका जो एप्लीकेशन है उसको जोड़ दिया। एक गिब्स डुहेम इक्वेशन, एक फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी, ये टॉपिक नहीं जोड़ दिया आपकी, कहां? पीजी में। और पीजी में भी कहां? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। कहां? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यानी पहले नेट वगैरह में पढ़े जाते थे ऐसे ही, एमएससी में, नेट वगैरह में, तो वो जोड़ दिया आपके। आगे देखिए सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, जो अभी पीछे वो हटाई थी ना, वो कहां? डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह थे आपके, हेलो नाइट्रो वगैरह थे, जो पहले ग्रेजुएशन लेवल पे थी उसको 12th में डाल दिया और वहां से ही हटा दिया था। तो ये तो देखो यहां भी दे रखा है,
आपको फिर भी पढ़नी है, वहां से हटा दिया, फिर भी आपको पढ़नी है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो SN1 SN2 SNI E1 E2 रिएक्शंस ऑफ देखो हेलो एल्केन्स, वो यूनिट क्या थी आपके, हेलो एल्केन वाली यूनिट थी ना आपके, हेलो नाइट्रो एमिनो एरिन्स, इस तरीके से एरिल हैलाइड था वो, हेलो एल्केन तो नहीं था, पर हेलो एल्केन में कह रहा है प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ईथर एंड एपोक्साइड, ये पहले से ये सब कुछ, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे देखिए 7वीं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, 7वीं यूनिट है आपके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया पेरिसाइक्लिक में। पेरिसाइक्लिक में देखो ये पहले से ही इलेक्ट्रोसाइक्लिक वगैरह सब कुछ पहले से ही, फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, पहले एल्कीन्स ही थी, अब की बार इसने उसके साथ साथ कार्बोनिल कंपाउंड को भी जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, कार्बोनिल कंपाउंड को, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो देखो पीजी में टॉपिक ज्यादा ऐड किए, मतलब ऐड ही पीजी में किए हैं, यूजी में है, और आपके जो 12th स्टैंडर्ड था उसमें तो कोई विशेष चेंज नहीं किया। आगे देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें एयर वाटर सॉइल हैवी मेटल पोल्यूशन फोटोकेमिकल स्मॉग और ये एसिड रेन ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल। ये देखो आपके 11th क्लास में एनसीईआरटी जो पुरानी चलती थी ना, उसमें सबसे लास्ट वाला चैप्टर था ये 14 नंबर चैप्टर 14, उसमें ये सारे टॉपिक ऐसे कैसे दे रखे हैं, तो आपको बस वहां से पढ़ लो, इससे बाहर आता भी नहीं, अरे इससे बाहर आता भी नहीं है, वहां से पढ़ लो आप इसको, ठीक है ना। आगे देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें पहले एलिमेंट्री आइडिया था केवल किसका, 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी थी आपकी, IR UV और NMR, अब की बार इसने और जोड़ दी, देखो कितनी, रमन ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जोड़ दिया, टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर को भी आपको अरे क्या करना है, इलस्ट्रेशन करना है, यानी उसको पहचानना है आपको, उसको आपको जो भी डेटा दिए जाएंगे आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, उससे आपको उसको डिटरमाइन करना है कि भाई दिया गया इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है, अरे ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर है, उनकी पिक्स वगैरह लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। आगे देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो 9 यूनिट तो आपकी किसकी है, पीजी की 9, 12th स्टैंडर्ड वाली 18 और 10 यूनिट किसकी है आपकी, ग्रेजुएशन वाली। टोटल कितनी होगी, 28 यूनिट होगी टोटल आपकी, कितनी 28, 28 यूनिट। अब देख लो आपको क्या जोड़ा है क्या हटाया है, जो आपको डार्क कर मतलब ये हाईलाइट कर रखे हैं ये टॉपिक जोड़े हैं, और जो मैंने ग्रीन पेन से लिख रखे हैं जहां मैंने उसको ब्रैकेट में बना दिया वो हटा रखा है वहां से, या तो हटा के ग्रेजुएशन में जोड़ दिया, तो मैंने ग्रेजुएशन में लिख दिया आपके, और अगर 12th में है तो 12th में लिख दिया। जैसे देखो इसको, इस वाली यूनिट को, कौन सी को, जैसे इसको देखो ये वाली थी ना आपकी, ये ग्रेजुएशन में थी आपकी, कौन सी, ये वाली, देखो जैसे ये वाली थी, ये पहले कहां थी आपके, अरे ये पहले कहां थी आपके, देखिए ये पहले कहां थी आपके, ये वाली 12th में थी पहले आपकी, कहां थी, 12th स्टैंडर्ड में थी, और अब कहां डाल दिया इसको, अरे अब इसको ग्रेजुएशन में डाल दिया, कहां डाल दिया, ग्रेजुएशन लेवल पे डाल दिया आपकी, ये लो ये 12th में थी और कहां डाल दिया इसको, ग्रेजुएशन लेवल पे डाल दिया, बस वहां ग्रेजुएशन से उठा के 12th में डाल दिया, और तो कोई चेंज किया नहीं इसने। आगे देखो आपके एक जो आपकी ये चलता है ना 10 क्वेश्चन, अभी मैंने कहा था आपको कि पेडागोजी, और एक कौन सा, अरे पेडागोजी के अलावा आपके एक कौन सा है, आईसीटी, पेडागोजी और आईसीटी, उसको भी देख लो आप, उसमें क्या चेंज किया है, उसमें भी चेंज किया है आपकी, ये रहा ये पेडागोजी और आईसीटी, यानी पार्ट 4th, और इसके तो देखो 10 क्वेश्चन ही आते हैं आपके, इसके कितने आते हैं टोटल 10 क्वेश्चन, 140 अपने सब्जेक्ट के आएंगे। अब 10 में देखो आप, जैसे पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सारा कुछ यूनिट है, देखो इसमें क्या जोड़ा है आपकी, पेडागोजी एंड ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज और ये फॉर एडोलेसेंट लर्नर, यानी जो ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज ये किसके लिए है आपके, एडोलेसेंट लर्नर, एडोलेसेंट का मतलब अरे जो किशोरावस्था में जो होता है ना बच्चा, उसके लिए देखनी है आपको स्पेशल। और इसमें देखो आपके ये चेंज कर दिया, ये वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, ये वाला टॉपिक अलग से जोड़ दिया आपके। एक देखो इसमें ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये नॉन डायरेक्टिव मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट, ये वाला, ये यहां से इसको हटा दिया, कंसेप्ट अटेनमेंट, पहले ये और था इसमें, ये कंसेप्ट अटेनमेंट इसको क्या कर दिया, यहां से हटा दिया आपके, ये पुराने सिलेबस में था उसको हटा दिया। आगे देखिए
इसमें। और अब इसको देखो, आपको देखना है इसको ना, इसमें तो कोई अपन ज्यादा क्या करेंगे, ठीक है ना भाई, इसमें तो कोई केमिस्ट्री लग नहीं रही अपनी, इसमें तो साइकोलॉजी वाले पढ़ाएंगे आपको। ये कंसेप्ट अटेनमेंट, यानी ये वाला टॉपिक आपकी हटा दिया। और देखो इसके अलावा क्या है भाई, इसमें एक यूनिट तो ये थी, दूसरी ये यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसको कह रहे हो आप, इन टीचिंग लर्निंग। इसमें देखो कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, एक डिजिटल लर्निंग आ गई आपकी। कौन सी? डिजिटल लर्निंग। अरे डिजिटल लर्निंग कर रहे हो ना आप, ये आजकल डिजिटली तो पढ़ाया जा रहा है आपको, आप तक जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही है, जो भी आपको क्लासें वगैरह ली जाती हैं, लाइव वगैरह जो भी रिकॉर्डेड वगैरह कुछ भी जा रहे हैं, ये क्या है आपके डिजिटल लर्निंग ही थे आपके। इसमें देखो पहले आपके ये टॉपिक भी था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ये लो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी थे, ये आपके हटा दिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो देखना है इनको, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। और उसके बाद क्या है, ई लर्निंग एंड ये वर्चुअल क्लासरूम, ये नया टॉपिक जोड़ा भी, ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम अप्रोच था, इसमें हटा दिया आपकी। ये भी आपके हटा रखा है, ये है ना, ये भी आपके हटा रखा है। इसमें तो ये नए जोड़े भी, अरे ये भी हटा रखा है। ये देखो ये तो पहले से ही, अरे ये कंसेप्ट ऑफ आईसीटी तो पहले से ही था, और ये आपके है ना, ये नए जोड़े, ये भी नया जोड़ा है, ये भी नया जोड़ा, इसको हाईलाइट करना है ना, शायद भूल गए इस वजह से है ना, अरे हाईलाइट करना इसको भूल गए इस वजह से, नहीं बाकी देख लेना आप एक बार, ये नई टॉपिक ऐड किए हैं इसमें। बाकी इसमें तो मैंने बताई दी आपको, जो नया ऐड हुआ है वो हाईलाइट कर रखा है आपके। इसमें जो नया ऐड किया नहीं, ये नए ऐड हुए हैं आपके, तो ये आपको देखना है। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे आपके आईसीटी और पेडागोजी की, आईसीटी और पेडागोजी की। और देखो बाकी स्कीम तो अपनी पहले से थी, वैसी ही है ये वाली। देखो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, क्या देखिए, जैसे स्कूल लेक्चरर 300 मार्क्स हैं आपकी, 3 घंटे का पेपर है, इसमें तो कोई चेंज नहीं, 150 क्वेश्चन है आपके, 300 नंबर हैं, और ये 1.5 घंटे का टाइम है, ये रहा 150 क्वेश्चन है आपकी। और देखो नेगेटिव मार्किंग आपकी है, ये तो पता ही है आपको, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब अगर आपने, अरे 2 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन आपने क्या कर दी, मतलब की अटेम्प्ट, 3 तो गलत कर दिए, 1 सही कर दिया, तो वो सही वाला भी आपके चला जाएगा। 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 1 सही कर दिया, सही वाला भी उन्हीं के साथ में माइनस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा वो, उसकी कोई नंबर नहीं। तो ये एवरी रॉन्ग आंसर क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ये सारी चीजें तो अपने पहले है, जैसे थी वैसे की वैसे हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या कर लिया, सिलेबस डिस्कशन कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी रणनीति को अच्छे से बना सकते हैं। और आपको बुक्स वगैरह क्या क्या, और भाई जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मतलब कौन कौन सी बुक्स है उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी अच्छे से। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह की, पीजी की अपन ना एक अलग से वीडियो बना लेंगे, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और अपन भी देखो अपना जो ये सूर्या कॉम्पिटिशन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, इस पे फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन भी अब बैच स्टार्ट करने वाले हैं बस, क्यों अब सिलेबस चेंज हो गया सब कुछ, अब तो सब कुछ हो गया। और अब अपन धुआंधार ना स्टार्ट करेंगे अब, बस जल्दी आपको सारी क्लासें यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, इसको शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल से आप मतलब इसको कॉपी ले सकते हैं इसकी, या वहीं आप भाई इसको वहां भी देख सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे। कॉपी लेने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बाकी कॉपी होती है ना हमारे पास हार्ड कॉपी, तो उससे एक फायदा रहता है कि भाई जो चीजें हैं, अब उसमें तो मोबाइल में तो केवल देख ही सकते हैं ना अपन, टेलीग्राम चैनल पे तो, पर अपने पास रखा हुआ है तो उसको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। मोबाइल वगैरह तो ऐसे हैं, थोड़ा सा एक बार अपन अगर बगैर पर्पज के खोलते हैं तो फिर और चीजें भी कुछ निकल आती हैं, तो उनको भी देखने लग जाते हैं अपन। तो इसलिए इसकी तो हार्ड कॉपी, आप फर्स्ट पेपर जीके वाला है और ये है, दोनों की आप हार्ड कॉपी निकाल के रखें अपने पास बिल्कुल। और सिलेबस को बार बार पढ़ें, सिलेबस को बार बार पढ़ें, तो सिलेबस हमको याद होता है ना, कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़ा मनोवैज्ञानिक है ना, साइकोलॉजिकली है ना, बढ़त मिल जाती है हमको, ठीक है। तो आज का वीडियो ना काफी बड़ा हो गया, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और उसके बाद हम जल्दी क्या करेंगे, यूट्यूब पर केमिस्ट्री के लिए क्लासें स्टार्ट करेंगे। पहले 12th स्टैंडर्ड वाली हैं, ग्रेजुएशन वाली हैं, उनको एक साथ ले लेंगे, और अगर मान लो जैसे पीजी वाले को अलग से ले लेंगे, और जो टॉपिक आपके 11-12 लेवल पे है, यानी 12th स्टैंडर्ड पे, और जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे है उसको एक साथ ले लेंगे अपन, पीजी वाला है उसको अलग से ले लेंगे, ठीक है।
और बुक्स वगैरह क्या क्या आप मतलब उनके मतलब आप प्रेफर कर सकते हैं, उसकी अपन एक अलग से रणनीति बना देंगे। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलिए